चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो। तो हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेरेंट्स, मैं एक ऑटिज्म बच्चे की मदर हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। ऑटिज्म के बारे में तो पेरेंट्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ऑटिज्म अगर बच्चे को डायग्नोसिस हुआ तो क्या सिचुएशन होती है पेरेंट्स, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारी परेशानी हम पर क्या बीत रही है ये हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक देखिए, ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी मोटिवेशन आए कि कैसे कैसे स्ट्रगल आते हैं और कैसे कैसे हम उसे फेस कर सकते हैं और उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो पेरेंट्स, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सामने देखो ठीक से। तो स्वयं ही मेरा छोटा बेटा है। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी कि मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन आजू बाजू के लोग, उसे देखने वाली काकू वगैरह सब बोल रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो थोड़ा टाइम से सब कुछ सीखते हैं, तो आप टेंशन मत लो। लेकिन मुझे 100% लग रहा था कि कुछ तो भी इसमें प्रॉब्लम है। मैं बार बार जब भी स्वयं को मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाती, उनके पास ले जाती, तो उसके प्रोग्रेस के बारे में ही मैं उनसे बात करती थी। तो उन्होंने कहा कि इसे कम सुनाई देता होगा, इसीलिए ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो आप एक काम करो, एक कान की जो टेस्ट है वो आप करवा लो। तो तब समय था कोरोना का और सब परमिशन वगैरह लेकर ही जाना पड़ता था। तो पेरेंट्स, मैं और इसके पापा परमिशन लेके हम गए और इसके कान की हमने टेस्ट भी करवाई कि इसे कम सुनाई देता होगा, कि इसीलिए ये रिस्पॉन्स नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो टेस्ट भी नॉर्मल आ गई। सब कुछ, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो प्रॉब्लम केवल सुनने की नहीं थी, समझदारी भी इसको नहीं थी, इमोशंस नहीं थे। एक बार की बात है कि जब ये 1 साल का वगैरह होगा, तब इसको चींटियों ने काटा था। ये बाहर खेल रहा था आंगन में और इसके पैरों को चींटियों ने काटा था और ऐसे बहुत सारे ऐसे दाग आए हुए थे इसके। इन्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ऐसे बैठा हुआ था। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि ये क्या है। इसने रोना चाहिए था, रोकर घर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये वहीं पे बैठा हुआ था। तो मुझे ये थोड़ा शॉकिंग लगा कि ये क्या हो रहा है। ये थी कि ये बोलता भी नहीं था, बोलता था लेकिन मीनिंगलेस वर्ड थे। ठुई मुई छुई खुई, ऐसे कुछ भी ऐसे बड़बड़ाता रहता था। यानी कुछ भी इसको मैं सिखाऊँ, मम्मी बोलो, पापा बोलो, चिड़िया बोलो, दादा बोलो, काका बोलो, ये ऐसे कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन ऐसे मीनिंगलेस वर्ड निकालता रहता था। और जो भी मैं कुछ दिखाती थी इसको, या इसको पास में बिठाकर ऐसे इसके साथ ये बातचीत करती, तो ये ध्यान भी नहीं देता था। तो हम दोनों टीवी और मोबाइल, यानी जैसे वो समय कोरोना का था, सब मेड लोग बंद थे, तो हमें ही घर के काम करने पड़ते थे। तो हमने क्या किया कि इसको टीवी और मोबाइल शुरू करके दे दिया। तो ये ऐसे टीवी देखता था और देखते देखते सो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या करे। और इसे देख के ऐसे टेंशन भी आने लगा था कि अब कैसे करें। इसके पापा ने तो बोल दिया था कि तू देख, तुझे क्या करना है। तो मैं थेरेपी सेंटर में जाके जो भी बच्चे मुझे जैसे दिखते थे, जब मैं वहाँ रुकी थी 2 महीने के लिए, तो सब बच्चों की तरफ मैं ध्यान देती थी। तो मेरा पहले ये था कि उनके पेरेंट्स को मैं पूछती थी कि इनके सिम्टम्स क्या है, इनको सुनाई नहीं देता है क्या, ये देखते हैं क्या, ये बोलते हैं क्या, ऐसे मैं उनसे पूछा करती थी। और मेरा थेरेपी सेंटर में जाने का एक ही टारगेट था
कि मेरा बच्चा बोलने लगे, उसको बातें समझ में आए, ऐसा था। तो जब भी मैं थेरेपिस्ट के पास बैठती थी तो उनसे पूछती थी कि इस जो आप ये ले रहे हो इसका क्या फ़ायदा है, और उसके बाद मैं ये भी पूछती थी कि ये ठीक होगा कि नहीं, ये बोलेगा ना, इसको समझ में आएगा, ये नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जाएगा। तो ऐसे सवाल मैं उनसे पूछा करती थी। और जो इसके डॉक्टर थे उनको भी मैं पूछती थी कि सर ये ठीक तो हो जाएगा कि नहीं, ये बोलेगा कि नहीं, ये नॉर्मल स्कूल में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि जब से मुझे मालूम हुआ था ऑटिज़म, तो मैंने सबसे पहले घर में आके गूगल पे ही उसके ऊपर सर्च मार लिया कि ये ऑटिज़म क्या होता है। तो वो पढ़कर तो बहुत ऐसा टेंशन आया दिमाग में कि अब क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी मैं किसी प्रोग्राम में जुड़ने के कारण थोड़ी पॉजिटिव भी थी कि जो है अच्छा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ऐसे मैंने अपनी थिंकिंग थोड़ी पॉजिटिव बना ली थी। तो डॉक्टर और थेरेपिस्ट बोलते थे कि ठीक तो होगा, लेकिन इसके ग्रास्पिंग के ऊपर वो डिपेंड है और आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप तो यहाँ आधा घंटे ही थेरेपी करते हो, पूरी मेहनत आपको करनी है, आपके ऊपर डिपेंड है और इसके ग्रास्पिंग के ऊपर डिपेंड है। ये ठीक हो सकता है, इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो और एक उन्होंने बताया मुझे कि जैसे कि मेरा यही फोकस था कि मेरे बच्चे को बोलना आ जाए, क्योंकि बोलता कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पीच तो ज़रूर आएंगी उसको, लेकिन सबसे पहले हमें स्पीच पे काम नहीं करना है। स्पीच पे काम हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसके आई कांटेक्ट पे काम करना है, इसके सिटिंग पे काम करना है, इसके अटेंशन पे काम करना है और इसके कंसंट्रेशन पे काम करना है। क्योंकि जब तक बच्चा सही तरह से आई कांटेक्ट नहीं करेगा, सिटिंग नहीं करेगा, अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं करेगा, तो स्पीच उसको कैसे आएगी। क्योंकि स्पीच के लिए तो 15 मिनट तो बच्चे को बैठना चाहिए, तो ये बैठता ही नहीं था, तो स्पीच कैसे ले हम। स्पीच के लिए 15-20 मिनट तक बच्चे को एक जगह बैठना पड़ता है, तब जाके हम स्पीच पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिटिंग नहीं थी, ये इधर उधर भागता रहता था, एक्टिविटी भी बराबर नहीं करता था वहाँ पे। तो फिर मुझे वो बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो भी मेरे थेरेपिस्ट और डॉक्टर बता रहे हैं वो एकदम सही है, कि सबसे पहले हमें आई कांटेक्ट पे काम करना है, सीटिंग पे काम करना है, अटेंशन पे काम करना है, कंसंट्रेशन पे काम करना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे इन सब पर काम करना है, बाद में उसके स्पीच पर काम करूँगी। तो इस प्रकार पेरेंट्स, मैंने घर पर सबसे पहले जो मेरे डॉक्टर ने बताया कि आप स्क्रीन टाइम इसका टोटली क्लोज कर दो। तो सबसे पहले हमने दवाखाने से आकर अपने घर का टीवी टोटली बंद कर दिया। अभी भी हमने शुरू नहीं की है। और करीब करीब 1-1.5 साल तक हमने अपने दोनों का जो मोबाइल है वो भी इसके सामने हमने देखना बंद कर दिया। हम मोबाइल अपना कहीं छुपा कर रख देते थे, जब ये सो जाता था तब ही हम अपना मोबाइल यूज़ करते थे। तो इस प्रकार पेरेंट्स हमने इसको स्क्रीन टाइम टोटली इसका बंद कर दिया। और सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग कैसे की, तो मैंने OT, SIT ही इससे मैं करवाती थी, और धीरे धीरे स्वयं का फिर OT में, SIT में यानी इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और मेरे मन को शांति मिली कि अभी मेरा बेटा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकता है, वैसे मत करो, बैठ सकता है। तो सब लोग यानी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अभी इसका इंटरेस्ट आ रहा है। और एक ऐसी बात बताऊंगी पेरेंट्स इसकी, कि जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया ना, वैसे वैसे ये जैसा भी हमारा टाइमिंग था, जो मैं 8 बजे या 8:30 बजे इसकी थेरेपी लेती थी, तो जैसे हमारा खाना हो जाए तो सबसे पहले ये बोलता था कि मम्मी चलो हम अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार इसका इंटरेस्ट बढ़ा। और हमने यानी मैं रोज़ की बहुत, यानी मेरा ये टारगेट रहता था कि रोज़ मैं 20 से 25 तक इसके एक्टिविटी लूँ, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट की, 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की ही मैं इसकी हर एक टॉपिक पे इसकी एक्टिविटीज़ लिया करती थी। लेकिन
मेरे घर में जो काकू है वो बोलते थे और मेरे आजू बाजू के लोग बोलते थे कि आपके पास पैसे हैं, इसीलिए आप इसकी थेरेपी करवाते हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो। और ऑनलाइन कुछ मैं इसके लिए टॉयज़ मंगाती थी, यानी सिखाने के लिए, वो मंगाते हो। ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने आप ही सब कुछ आएगा। लेकिन मुझे पता था कि जो भी मैं इसके ऊपर खर्च कर रही हूँ तो उसका मुझे आउटकम्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे चुपचाप हाथ पर हाथ रखने से कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाला नहीं है, ये मैं पूरी तरह समझ चुकी थी। और एक बात बताना चाहूँगी कि जितना मुझसे बन पड़े मैंने उतनी इसकी थेरेपी ली। मैं थकती नहीं थी, हमेशा हर वक्त इसके साथ काम करती रहती थी। और तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि इसका इम्प्रूवमेंट मैं कैसे लाऊं। तो मेरी सोच यहाँ तक भी चली गई थी कि मुझे इसकी स्टेम सेल थेरेपी भी करनी चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर भी यानी बहुत सारा सर्च किया मैंने, मुंबई और इधर उधर ऐसे फ़ोन लगाए। और एक मेरे में एक ऐसी खासियत है कि जैसे मैं थेरेपी सेंटर में जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स के मैंने नंबर लिए थे, उनको मैं फ़ोन किया करती थी कि अभी आपके बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है, वो अभी बोल रहा है क्या, कि कुछ कर रहा है। तो ऐसे मैंने यानी ऐसे 8, 9, 10 पेरेंट्स के मैंने नंबर भी लिए थे। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के अगर लोग मुझे उस दवाखाने में दिखे तो मैं उनके साथ भी कांटेक्ट करती थी। मैंने तो ऐसा भी किया है कि जिस जगह मैं रहती हूँ ना, तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पहचान वालों के यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं, तो मैं उनके घर भी मिलने गई, उनसे बातचीत की कि उनकी फाइल देखी मैंने कि उनके बेटे में कौन सा यानी किस तरह का ऑटिज़म है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, वो तक भी मैंने देखी। और उनसे भी मैंने ये कहा कि आप भी थेरेपी करो, क्योंकि वो लोग थेरेपी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके बच्चे इससे बड़े होकर भी इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं था। और मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकती थी कि जो मेरे पहचान वाले थे उनको भी मैं बताया करती थी कि आप लोग अपने बेटे की थेरेपी करवाओ, यहाँ पे जाओ, ये थेरेपी सेंटर है और ये आप घर में प्रैक्टिस लो। लेकिन ये सबके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्टेम सेल थेरेपी करवानी थी, उसका खर्चा भी बहुत सारा मुझे बताया गया था, 2.5 लाख तक का खर्चा था। और मैं करने के लिए भी तैयार हो गई थी, यानी मेरी पूरी फुल तैयारी थी कि मुझे वो करनी है। लेकिन मेरे रिश्तेदार ने, मेरे भाई ने कहा, बहन ने कहा कि रुक जा, तू इतने जल्दी मत डिसीजन ले, तू 1 साल तक पहले घर में ही जो भी कुछ तेरे से बन पड़ता है वो कर। क्या पता ऐसी यानी बारी ही नहीं आएंगी कि तुझे ये करना पड़ेगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने उनकी बात सुनी और घर पर ही के साथ काम करना शुरू किया। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने इसके साथ काम किया है और सच में पेरेंट्स मुझे रिज़ल्ट भी एब्सोल्युटली मिलता रहता था। तो अगर हम पेशेंस के साथ कुछ भी एक्टिविटी लेते हैं तो उसका हमें रिज़ल्ट मिलता ही है। और मैं उस रिज़ल्ट में खुश हुआ करती थी कि जो भी मैं इसको सिखाती थी उसको वो 8 या 10 दिन के अंदर आ जाता था। तो ये मेरा अनुभव है। तो प्लीज़ पेरेंट गिव अप मत कीजिए, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि छोड़ने से ये कुछ नहीं करता, ये बैठता नहीं है, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ऐसे निगेटिव एनर्जी में आप प्लीज़ मत जाइए, फुल पॉजिटिव रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दुनिया तो बोलती ही रहेंगी, कुछ भी बोलेंगी, लेकिन बच्चा मेरा है, मुझे मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है, उसके साथ काम करना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के साथ काम करना है और उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पेरेंट्स आप फुल एनर्जी के साथ अपने बच्चों के साथ काम कीजिए, आपको भी मेरे जैसा ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, अंत तक देखा ही होगा, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, आपको एक मेरी तरफ से हेल्प भी हो जाएंगी, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोनों हाथ जोड़ के बोलो।
थैंक यू सो मच।